हेलो एवरीवन, नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लाए हैं बिजनेस लॉ के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लास्ट जो वीडियोस थी उसमें हमने अपना जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट की वीडियोस के अंदर जितनी भी हमने की है वो सारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर ही आती हैं। तो आगे की जो वीडियो है वो हमारी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। तो आज हम इसको शुरू करते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में किस किस को इंक्लूड किया जाता है। कुछ फंडामेंटल डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस दी हैं जिसमें हम आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनका मीनिंग हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट आता है आपका बायर। बायर मीन्स अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। इनके जो मतलब कि जो डेफिनेशन करवाऊंगा, इनकी जो सेक्शन है, जो सबसेक्शन है, वो आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा कि इनके क्या क्या सेक्शंस हैं। इंडियन जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है उसके अकॉर्डिंग इनके क्या क्या सेक्शंस बनते हैं। तो हम इनका मीनिंग क्लियर करते हैं, इनकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। फर्स्ट आता है बायर मीन्स क्रेता। बायर मीन्स अ पर्सन हु बाय और एग्रीज टू बाय द गुड्स। मीन्स क्रेता उस व्यक्ति को कहते हैं जो माल खरीदना है अथवा खरीदने के लिए सहमत होता है। बायर कौन होता है? जो माल को क्या करता है? खरीदता है। ठीक है, जो माल को खरीदता है या उस माल को खरीदने के लिए सहमत होता है वो आपका आता है बायर के अंदर आता है। उसके बाद पॉइंट आता है डिलीवरी मीन्स सपुर्दगी। होती क्या है सपुर्दगी? डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी चेंज ऑफ द पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि डिलीवरी होती क्या है, सपुर्दगी क्या होती है? जब एक पर्सन क्या करता है अपनी इच्छा से, मीन्स वॉलेंट्री, वो क्या करता है किसी दूसरे व्यक्ति को, अनदर पर्सन को क्या कर देता है? माल का अधिकार सौंप देता है। जो भी गुड्स है उसका जो पोसेशन है वो क्या कर देता है? उसे सौंप देता है, जिसे क्या कहते हैं? सपुर्दगी कहते हैं, डिलीवरी कहते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है? डिलीवरेबल स्टेट मीन्स सपुर्दगी योग्य स्थिति। क्या कहता है? गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। क्या कहता है? माल को उस समय सपुर्दगी योग्य स्थिति में कहा जाता है जब वह ऐसी अवस्था में हो कि उसकी सपुर्दगी लेने के लिए क्रेता अनुबंध के अधीन बाध्य हो। मीन्स जो आपकी गुड्स है वो कब डिलीवरेबल स्टेट में होती हैं? जब जो मतलब कि आपका क्रेता है उसके साथ जो अनुबंध किया गया है वो हो गया हो और वो क्या है? सपुर्दगी लेने के लिए क्या हो? तैयार हो। उस समय जो आपकी गुड्स हैं वो क्या मानी जाएंगी? डिलीवरेबल स्टेट में मानी जाएंगी, सपुर्दगी योग्य स्थिति में मानी जाएंगी कि आपकी जो गुड्स हैं उनकी डिलीवरी हो सकती है उस टाइम। इस स्थिति में जो गुड्स हैं वो डिलीवरी के लिए क्या होती हैं? रेडी होती हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, माल के अधिकार संबंधी प्रपत्र। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि कुछ जो आपका गुड्स होते हैं उनसे जो अधिकार होते हैं, जो उनके टाइटल होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रपत्र होते हैं जो नीचे दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इंक्लूड आ बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग जो आपका डॉक्यूमेंट होता है। डॉक वारंट, ये भी डॉक्यूमेंट होता है। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वार फिंगर्स डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ टू द possession or control of goods or purporting to authorize either by endorsement of or by delivery the
पोसेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स दे बाय रिप्रेजेंटेड। ये क्या कहता है कि जो मतलब कि आपका गुड्स होते हैं, जो माल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। उनसे रिलेटेड क्या है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ प्रपत्र होते हैं जो कि ये नीचे दिए गए हैं, जिसमें कि उनका जो अधिकार है वो क्या है, ट्रांसफ़र हो जाता है उन प्रपत्रों के साथ, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसमें मैंने बताया कि क्या क्या आते हैं। आपका डॉग वारंट आ जाता है, बिल ऑफ लेडिंग आ जाता है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट आ जाता है, वार फिंगर का सर्टिफिकेट आता है, रेलवे रिसिप्ट भी आ जाती है, वारंट और ऑर्डर आ जाता है। इससे अलावा और भी हैं, मीन्स जो आपके गुड्स हैं, ठीक है, उनको प्रयोग करने का अधिकार, मीन्स उनको यूज करने का राइट, या उन पर कंट्रोल करने का राइट, ठीक है। कुछ ऐसे प्रपत्र भी इसमें क्या है, शामिल किए जाते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट्स थे कुछ। अब उसके बाद आती है फॉल्ट, मीन्स दोष। कि जो फॉल्ट है, फॉल्ट मीन्स रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट, दोष का आशय किसी गलत काम या त्रुटि से है। कि अकॉर्डिंग टू जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930 सेक्शन 2 और सब सेक्शन 5, ये कहता है कि जो फॉल्ट है वो क्या होता है। फॉल्ट मीन्स रॉन्गफुल एक्ट, मीन्स कोई भी गलत काम किया गया है या किसी प्रकार की क्या है, त्रुटि हुई है, मीन्स डिफॉल्ट हुआ है, किसी प्रकार की गलती हुई है काम को करने में, या गुड्स में किसी प्रकार का फॉल्ट है, ठीक है। तो वो आपका क्या है, फॉल्ट है, दोष है। उसके बाद आता है फ्यूचर गुड्स, भावी माल। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग और द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। भावी माल से अभिप्राय ऐसे माल से है जो बिक्री का अनुबंध होने के बाद निर्मित या उत्पादित या प्राप्त किया जाता है। कि जो आपका फ्यूचर गुड्स हैं उनसे क्या अभिप्राय है, उनका क्या मतलब है, जो गुड्स क्या है, मीन्स उनका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उनका सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि मेरे को इतना माल गुड्स चाहिए। उसके बाद उनका क्या होता है, उनके बाद उनको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है और उनको एक्वायर किया जाता है, उनको प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए आपके ए बी दो पर्सन हैं। अब जो ए है वो बी को ऑर्डर देता है कि मेरे को इतनी क्या है रॉ मटेरियल चाहिए, या मेरे को लगा लीजिए 60 बाइक्स चाहिए, ठीक है। उस ऑर्डर को लेने के बाद जो आपका बी पर्सन है, जिसको बोला गया है, जिसको ऑर्डर दिया गया है, वो क्या करता है, उसके बाद वो मैन्युफैक्चर करता है उतनी बाइक्स का वो उनको प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद जिसने बाइक का ऑर्डर दिया था वो उन बाइक को क्या करता है, एक्वायर करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड था, ये फ्यूचर से रिलेटेड था। मीन्स ऑर्डर प्रेजेंट में दिया लेकिन कंप्लीट कहाँ होता है, फ्यूचर में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइस, मीन्स मूल्य। प्राइस मीन्स द मेन कंसिडरेशन फॉर ऑल सेल ऑफ गुड्स। मूल्य से ऐसे वस्तु विक्रय मुद्रा प्रतिफल से है। मीन्स जब हम कोई भी क्या है माल को सेल करते हैं, उससे उसके सेल होने के बाद जो हमें कंसीडरेशन मिलता है, कंसीडरेशन मनी जो हमें मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु का मूल्य कहते हैं। मान लीजिए ए बी दो पर्सन हैं। अब ए क्या है, ए बी से मान लीजिए कोई सामान परचेज करता है। मान लीजिए वो उसे क्या है, गेहूं परचेज करता है, ठीक है। और बदले में क्या है, जो बी है वो उसे क्या है, उसका जो अमाउंट है वो बता देता है, और जो ए है वो उसके अमाउंट पे कर देता है। मान लीजिए जो 10,000 उसने पे किए हैं, वो बी को क्या है, कंसीडरेशन के रूप में मिले हैं, प्रतिफल। मीन्स उस माल को सेल करने के बदले जो उसे प्रतिफल मिला है, जो उसे 20,000 मिले हैं, वो आपका क्या है, प्राइस कहलाता है, वो मूल्य कहलाता है। उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ गुड्स, वस्तु की किस्म। की क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड देयर स्टेट एंड कंडीशन। कि जो वस्तु की जो किस्म है, जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है, वो क्या शामिल करती है, उसकी उसकी कंडीशंस क्या है और वो किस स्टेट में है। मान लीजिए जैसे स्टेट्स होती हैं ना,
थोड़ी लो होगी या मिडल होगी या हाई क्वालिटी होगी, तो वो उसकी क्या है, क्वालिटी को बताती है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, लो है, हाई है, कैसी है उसकी क्वालिटी, अच्छी है, बेकार है। तो जो स्टेट होती है, जो कंडीशंस होती हैं, उसके ऊपर क्या कंडीशंस है क्या उसकी दशा है, क्या उसकी स्थिति है, वो उसकी क्या है, क्वालिटी को बताती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है गुड्स, मीन्स माल। गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और forming part of the land which are agreed to be served before sale or under the contract of sale। तो जो गुड्स हैं, जो माल है, उसके अंदर क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कि जो आपकी चल संपत्ति होती है उससे रिलेटेड जो भी मतलब जो भी आपका है गुड्स हैं, जो माल है, चल जो संपत्ति है, मूवेबल जो आपकी प्रॉपर्टी है, उससे उसका कोई भी प्रकार हो, कोई भी टाइप हो, वो किसके अंदर शामिल किया जाता है, माल के अंदर शामिल किया जाता है। इसके अंदर कुछ दिए गए हैं जिसमें हम इंक्लूड करते हैं स्टॉक एंड शेयर को, माल तथा अंश को। उसके बाद ग्रोइंग क्रॉप्स, जो खड़ी फसल होती हैं, उनको हम इसमें शामिल करते हैं गुड्स के अंदर। ग्रास एंड थिंग्स मीन्स घास और वस्तुओं को हम इसमें शामिल करते हैं, जो कि किसका पार्ट है, लैंड का पार्ट है, या उस पार्ट को जो मतलब कि आपकी भूमि है उससे अलग हो और जो बिक्री के लिए है। ठीक है। जिसका जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया जा चुका है, उन सब को आप क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं, माल कहते हैं। उसके बाद सेलर आता है, विक्रेता। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। विक्रेता इस व्यक्ति को कहते हैं जो माल बेचता है अथवा माल बेचने का ठहराव करता है। कि बायर कौन होता है, बायर गुड्स को खरीदता है या खरीदने के लिए सहमत होता है। और सेलर कौन होता है, सेलर गुड्स को बेचने के लिए या बेचने से रिलेटेड क्या करता है, एग्रीमेंट करता है, ठहराव करता है। ठीक है, वो आपका क्या है, सेलर है। अब उसके बाद आता है इंसॉल्वेंट, दिवालिया। कि दिवालिया कौन पर्सन होता है, पर्सन इज said to be insolvent who has ceased to pay his debt in the ordinary course of business or cannot pay his debt as they become due, whatever he has committed an act of insolvency or not। कि जो मतलब कि वो पर्सन दिवालिया होता है जो अपने जो उसके डेट्स होते हैं, मीन्स जो उसका बिजनेस है वो नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, उसके बाद भी वो क्या है, जो भी उसके डेट होते हैं, जो भी उसके ऋण होते हैं, वो उसका क्या है, उसकी पेमेंट करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। अथवा जो भी मतलब कि उसके डेट जो बकाया पड़े हैं, जिसको उसने पे नहीं किया है, उनका वो भुगतान नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस केस में उसको क्या है, दिवालिया मान लिया जाता है। इस केस को क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंसी कहते हैं। कि वो पर्सन क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। भले ही उसने कोई ऐसा काम किया हो या ना किया हो कि इसे इंसॉल्वेंट ठहराया जा सके, लेकिन अगर उसने जो उसके ऋण हैं वो उसको जो भी उसके डेथ हैं उनको पे नहीं किया है, या वो उनको पे करने की कंडीशन में नहीं है, तो इस केस में जो कोर्ट है उसे क्या कर देती है, इंसॉल्वेंट मान लेती है, दिवालिया घोषित कर देती है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी, संपत्ति। प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेरली आ स्पेशल प्रॉपर्टी। संपत्ति का अभिप्राय माल की सामान्य संपत्ति से है। कि जो आपका प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी से क्या अभिप्राय है, माल की सामान्य संपत्ति से है। मीन्स मान लीजिए कि एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर फर्नीचर पड़ा है, जैसे उसने मेज कुर्सी खुद के बैठने के लिए रखी है, टेबल रखी है, ठीक है, टेबल चेयर्स रखी हैं, लेकिन उसका बिजनेस किसका है, कपड़े का है, क्लोथ्स सेल परचेज का है। तो उस केस में क्या कहते हैं कि जो आपके क्लोथ्स हैं वो आपका क्या है, गुड्स है जो स्टॉक है।
ठीक है। और जो भी उसने क्या है, जैसे ऊपर फैंस लगाए हैं, जो भी उसने टेबल वगैरह रखी हैं, जो चेयर्स हैं, वो क्या मानी जाती हैं, वो उसकी संपत्ति मानी जाती हैं, एसेट्स मानी जाती हैं ओनर की। ठीक है। उसके बाद आता है मर्केंटाइल एजेंट, मीन्स व्यापारिक एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मीन्स अ मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods। कि जो व्यापारिक एजेंट है उससे क्या अभिप्राय है, मर्केंटाइल जो आपका व्यापारिक एजेंट है वो पर्सन होता है जो क्या है, जो मतलब कि बिजनेस की जो नॉर्मल जो कंडीशन में बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसके में उस कंडीशन में वो क्या करता है, माल को जो गुड्स हैं उसको बेचता है, उसको बेचने का राइट रखता है, या उसको बेचने के लिए क्या है, उसको सेंड कर देता है, किसी तीसरे पर्सन को सेंड कर देता है कि ये माल बेचना है, उसका वो अधिकार रखता है। और माल को खरीदने का, जो भी माल है, जो भी गुड्स है, उसको परचेज करने का राइट किसके पास होता है, मर्केंटाइल एजेंट के पास होता है, व्यापारिक एजेंट के पास होता है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक गुड्स, विशिष्ट माल। स्पेसिफिक गुड्स मीन गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द सेल इज मेड। विशिष्ट माल अथवा निश्चित माल से अभिप्राय उस माल से है जो कि विक्रय अनुबंध के समय ही पहचाना एवं निश्चित किया जा चुका हो। कि जो आपका स्पेसिफाइड गुड्स हैं, जो आपके विशिष्ट माल है, उनकी जो पहचान है, उनको जो आइडेंटिफाई किया जाता है, वो उसी टाइम किया जाता है जब जो आपका विक्रय अनुबंध है वो तैयार किया जाता है, उसी समय उनको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है जो आपकी स्पेसिफिक गुड्स होती हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जिसमें कि मैंने आपका कुछ सेल ऑफ गुड्स के बारे में बताया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो आपका है वो हमने आज स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने आपको फंडामेंटल्स जो डेफिनेशन बताई हैं, और इन जो फंडामेंटल जो डेफिनेशन मैंने बताई है, इनसे रिलेटेड जो भी मतलब कि सेक्शंस बनते हैं, सब सेक्शंस बनते हैं, वो मैं आपको शॉर्ट्स में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपका खत्म हो चुका है। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।